जयपुर डायलॉग्स 2025 धर्म, संस्कृति और विचारों का महोत्सव है। इसे और बड़ा और प्रभावशाली बनाने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपकी हर दान राशि इस आंदोलन को और मजबूत करेगी। ये सिर्फ समर्थन नहीं, यह है धर्म युद्ध में आपका संकल्प। आज ही हमारे क्राउड फंड में योगदान दें और भारत के पुनर्जागरण के साथी बने। क्यूआर स्कैन करें और योगदान के लिए लिंक नीचे दिए हुए हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ है इस समय प्रतीक पुराणे जी और उनसे हम बात करेंगे दी बंगाल फाइल्स के बारे में। नारायण 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 प्रतीक जी। नारायण नारायण संजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जयपुर डायलॉग्स पर बुलाने के लिए। और मैंने परसों ही द बंगाल फाइल्स देखी और मैं बहुत उत्सुक हूं आपके साथ में उसके बारे में चर्चा करने के लिए। जी, तो देखिए बंगाल फाइल्स की बड़ी दिनों से प्रतीक्षा थी। अब उसके जी राह में बहुत सारे रोड़े भी अटकाए गए, विशेषकर बंगाल में। बंगाल फाइल्स जो है वो बंगाल वाले नहीं देख पा रहे ये बड़ी विचित्र बात है। और जी लेकिन बाकी सब जगह तो कोई समस्या है नहीं, बाकी सब जगह दिखी जा रही है। और बंगाल फाइल्स बंगाल में कोई आधिकारिक ऑफिशियल रोक भी नहीं है, लेकिन जी साहब जरा आतंक देखिए सरकार का। आतंक इतना है कि उन्होंने सबको इनफॉर्मली कह दिया है कि अगर किसी ने ये फिल्म दिखाई तो अच्छा नहीं होगा। तो बेचारे सारे के सारे जो है इस गुंडागर्दी से, तृणमूल की गुंडागर्दी से भयभीत हैं और वो दिखा नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या है जी फिल्म में जो अ, तृणमूल वाले और ममता दीदी इतनी भयभीत है? सर, फिल्म दो टाइमलाइन में है। एक तो वर्तमान के समय का है, अभी 2024 का। हालांकि वहां पर किसी पार्टी का नाम तो बिल्कुल भी नहीं लिया गया, परंतु संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ, मुर्शिदाबाद में जो दंगे हुए और हम्म। संदेश खाली में जो मेन अक्यूज्ड है शेख शाहजहां, जितना मुझे याद आ रहा है नाम था। तो हाँ, शेख शाहजहां। हाँ, तो उससे शायद इंस्पायर्ड, शायद मतलब दिखता ही है कि उसी से इंस्पायर्ड सरदार हुसैन नाम का एक पात्र है। और शायद उस कारण से ये सब समस्या होगी, क्योंकि सारी बातें, जैसे कि सीबीआई के ऊपर जो पत्थरबाजी हुई थी आज से करीब 2.5 या 3 वर्ष पहले की वो न्यूज थी। सीबीआई के ऊपर पत्थरबाजी हुई थी और संदेश खाली के बाद में ईडी के जो ऑफिसर्स थे उन पर भी हमला हुआ था, जितना हमने न्यूज में हम्म। देखा था। तो हम्म। शेख शाहजहां से इंस्पायर्ड एक कैरेक्टर हमें दिख रहा है, सीबीआई के ऑफिसर दर्शन कुमार, जिन्हें हमने द कश्मीर फाइल्स में कृष्णा पंडित की भूमिका में देखा था, जेएनयू के छात्र की। तो वे यहाँ पर शिवा पंडित का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। भले ही एक्टर सेम ही है, परंतु दो नाम अलग अलग रखे हैं, कृष्णा पंडित और शिवा पंडित। और दोनों को हालांकि कश्मीर से ही दिखाया है, कश्मीरी पंडित ही यहाँ पर भी शिवा पंडित का पात्र है। तो वो एक सीबीआई ऑफिसर की भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं। तो बंगाल में जाने के बाद में एक दलित लड़की को किडनैप किया गया है, ये भी न्यूज हमने आज से 2023 में शायद हमने जितना मुझे याद आ रहा है एक कहाँ पर एक दलित लड़की के साथ में गैंगरेप की घटना हमने सुनी थी, जो हम्म। नॉर्थ हाँ। परगना या फिर नॉर्थ दिनाजपुर की शायद घटना थी वो, जितना मुझे याद आ रहा है। तो वहां पर एक दलित लड़की के साथ में गैंगरेप हुआ था। तो यहाँ पर भी एक दलित लड़की को किडनैप किया गया है। ये सेंटर में वो कहानी गीता मंडल उसका नाम है। तो उसी इन्वेस्टिगेशन के संदर्भ में शिवा पंडित को बंगाल में भेजा जाता है। तो वहां पर हाल ही में रिसेंटली हमने जितनी भी घटनाएं देखी है, मुर्शिदाबाद के दंगे, संदेश खाली में जो हुआ, ऐसे कई सारी 3-4 दंगों को एकत्रित करके उनमें जो जो घटनाएं हमें देखने को मिली है, वो एक घटना के माध्यम से उन्होंने वो सब बातें प्रस्तुत की है। चाहे पत्थरबाजी होना या जो कोई वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, या सरदार हुसैनी का पात्र यहाँ पर जो कह रहा है कि हमें तो ना पुलिस हो, शासन प्रशासन, उनकी तरफ से किस प्रकार से उनको खुली छूट दी गई है, कैसे उनका ही एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर चल रहा है। ये सब बातें वर्तमान के समय में वे दिखा रहे हैं। और ये परिस्थिति कैसे 1946 का समय भी सेम वही वोट बैंक की पॉलिटिक्स चल रही थी, वही डेमोग्राफिक चेंजेस के बारे में सब घटनाएं वहां पर हो रही थी। और उससे आज भी स्वतंत्रता के लगभग 80 वर्षों के बाद भी हम उस पॉलिटिक्स से कैसे आगे नहीं बढ़ पाए हैं, अभी भी सेम वही डेमोग्राफिक चेंजेस के प्रयास कैसे चालू है। ये सब बातें उन्होंने दो टाइमलाइंस के माध्यम से दिखाई और बहुत ही ब्रिलियंटली सर ये सब बातें फिल्म में उन्होंने प्रस्तुत की है। द कश्मीर फाइल्स की अपेक्षा इस बार तो हमें फिल्म की जो प्रोडक्शन वैल्यू है, बजट है, वो भी इंक्रीज हुआ दिख रहा है। डायरेक्ट एक्शन डे का चित्रण जो आगे आप जब प्रश्न पूछेंगे डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में, तब हम उसका उस पर मैं बताऊंगा। तो ये दो टाइमलाइन में बातें बताई और अभी वर्तमान के समय की जो
कुछ सीन्स दिखा रहे हैं, शायद उसी कारण से पश्चिम बंगाल में फ़िल्म को अभी तक भी रिलीज़ नहीं करने दिया है। मैंने चेक किया था तो कोई एक सिंगल शो भी कोलकाता में देखने को नहीं मिल रहा और ऑफ़िशियली भी कुछ बातें नहीं कही गई, परंतु जब स्टेट गवर्नमेंट ही सुरक्षा देने से मना कर दे, तो फिर मल्टीप्लेक्स ओनर्स भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि फिर बाद में आकर कोई वहाँ पर हिंसा करता है, तोड़-फोड़ करता है, तो अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट का पीछे खड़ा होना आवश्यक होता है। कई बार मैंने देखा है कि इस प्रकार की जो पॉलिटिकल फ़िल्में होती है, तो जहाँ जो क्षेत्रों में लगता है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स को 1-1, 2-2 पुलिस ऑफिसर्स को मल्टीप्लेक्स के बाहर भेजा जाता है। तो वो शायद सिक्योरिटी रीज़न्स के कारण ही वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते होंगे। तो ये तो फ़िल्म में जो बातें बताई गई है, उसको सही सिद्ध करता है। पश्चिम बंगाल सरकार का ये जो मूव है, अनऑफिशियली जो उन्होंने फ़िल्म को रिलीज़ नहीं होने दिया है, तो इसके माध्यम से तो फ़िल्म को वो सही सिद्ध कर रहे हैं उल्टा, कि कुछ भी गलत नहीं दिखाया है। तो ये जो पहले जो मूवी जो है वो वर्तमान से आरंभ होती है, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे पे जाती है। जी वैसे वर्तमान आरंभ में तो उन्होंने जो एक टेबल पर बैठकर 8 लोगों ने जो पार्टीशन का निर्णय लिया था, जिसमें हम्म। जिन्ना एक साइड है, दूसरी तरफ नेहरू है, तो उस सीन से फ़िल्म की शुरुआत होती है। और फिर उसके बाद में फिर वर्तमान के समय में फ़िल्म आ रही है। तो ये फ़िल्म मतलब टाइमलाइन में आगे-पीछे फ़िल्म होती रहती है और दोनों टाइमलाइन्स के माध्यम से यही दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से कम्युनल पॉलिटिक्स के कारण ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के जो नुकसान है, जो उसके भयावह परिणाम है, हिंदुओं का जेनोसाइड जो हुआ था 1946 में और अभी वर्तमान के समय में भी मुर्शिदाबाद दंगों के बाद कारण जो हिंदुओं का पलायन उस जगह से हुआ था, उसके अभी के समय के भी कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स वगैरह भी फ़िल्म में उन्होंने दिखाए हैं और डायरेक्ट एक्शन डे के भी जो रियल फ़ोटोज़ वगैरह है, वो भी फ़िल्म में उन्होंने बीच-बीच में दिखाए हैं। और जो एक इमेज हम जो काफ़ी देखते हैं, जहाँ पर ज़मीन पर लाशें बिछी हुई है और ऊपर जो गिद्ध आदि मंडरा रहे हैं, उस सीन को भी हूबहू उन्होंने फ़िल्म में रिक्रिएट किया है और वो बहुत भयानक था फ़िल्म में देखना उस सीन को। वो तो बड़ा प्रसिद्ध सीन है और कई जगह वो दिखाया जाता है। तो फिर इसको डायरेक्ट एक्शन डे फिर कहाँ पे इसमें आता है? सेकंड हाफ में आता है? नहीं सर फ़िल्म आगे-पीछे होती रहती है। बीच-बीच में डायरेक्ट एक्शन डे के सीन्स आ रहे हैं और बीच में फिर फ़िल्म यहाँ पर भी शिफ्ट हो रही है। तो इस प्रकार से 2 टाइमलाइन में फ़िल्म चल रही है। डायरेक्ट एक्शन डे की जो घटनाएँ हैं वहाँ पर गुलाम सरवर हुसैनी का जो पात्र है, जो रियल लाइफ़ कैरेक्टर है, ऐसा नहीं कि वो कोई फ़िक्शनल कैरेक्टर भी उन्होंने लिया है। फ़िल्म में तो जितने भी सीन्स हैं ना, तो गुलाम उसमें से सरवर किसी हुसैनी तो नोआखाली में था। हाँ, हाँ, तो वो पहले यहाँ पर सोहरावर्दी को उन्होंने दिखाया है। सोहरावर्दी का हाँ, इसमें कैसे इन्वॉल्वमेंट था, उसके साथ में मुजीब को भी वो दिखा रहे हैं। तो मुजीब सोहरावर्दी के साथ में ही काम कर रहा था। तो जो हुँ, अभी कुछ दिन पहले एक श्याम बेनेगल की फ़िल्म आई थी, मुजीब द मेकिंग ऑफ नेशन। तो उसे हुँ, भारत के और बांग्लादेश के आईएनबी मिनिस्ट्री के द्वारा एक साथ में मिलकर के बनाया गया था। मैंने उसे भी देखा था। उसमें भी डायरेक्ट एक्शन डे को दिखाया गया था, परंतु जो शेख मुजीबुर रहमान है, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट थी वो उसमें ना के बराबर या डायरेक्ट एक्शन डे में तो उनका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। वो तो बहुत महान नेता के रूप में ऑब्वियसली उनके जीवन पर फ़िल्म आधारित है, तो वहाँ पर उन्होंने वैसे ही दिखाया था। और उल्टा मुजीब फ़िल्म में तो सर यहाँ तक दिखाया था कि हिंदू महासभा ने आग में घी डाला था और फिर डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा मुस्लिम लीग की तरफ से हो रही है और विजुअली भी मुजीब फ़िल्म में हिंदू कैसे अटैक करने के लिए जा रहे हैं, ये हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वहाँ पर तो कुछ उल्टा ही चल रहा था, बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सब व्हाइट वॉश वगैरह सब बातें की गई थी। यहाँ पर सब जो बातें रियलिस्टिक वे में हैं, कैसे अनगिनत हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, सड़कों पर लाशें जहाँ-तहाँ देखो, वो सीन तो इतना भयानक है। एक सिंगल टेक शॉट में उन्होंने वो बातें दिखाई है। सिमरत कौर उनका जो पात्र है, जिन्हें हमने गदर हुँ, 2 में भी देखा था। अनिल शर्मा जी की जो गदर 2 आई थी, सनी देओल उनके बेटे के साथ में वो मुख्य भूमिका में थी सिमरत कौर, तो उनको ही यहाँ पर भी उन्होंने लिया है और बहुत उन आप सर जब फ़िल्म देखेंगे ना द बंगाल फाइल्स, आप स्वयं ये बात फ़ील करेंगे कि कितना गज़ब का परफ़ॉर्मेंस दिया है सिमरत कौर ने। याद रहने जैसा परफ़ॉर्मेंस है। तो वो 1946 के टाइमलाइन में है और उनके ही अभी अभी के वर्तमान के समय में पल्लवी जोशी जी ने उस पात्र को निभाया है। 100 वर्ष की अभी उनकी आयु दिखाई है और माँ भारती से, भारत माता से इंस्पायर्ड उस कैरेक्टर को दिखाया है कि इस भूमि ने, भारत माँ ने कितना कुछ सहा है। तो उस प्रकार से पल्लवी जोशी जी का जो पात्र है भारत माता से इंस्पायर्ड उसको वो दिखा रहे हैं कि कितने खंड-विखंड किया गया है भारत को। और जो माँ भारती का पात्र है उनके हाथों पर भी आयशा जहां हाथों पर गुदवाया गया है। तो गुलाम सरवर हुसैनी का जो पात्र है वो किस प्रकार से उनके चरित्र पर हाथ डाल रहा है और मैं कैसे तुम्हारा नाम अभी भारती से बदल करके आयशा जहां करूँगा, तो वो उसके हाथों पर
नोआखली में जब भारत स्वतंत्र हो रहा है, रात के 12 बजे इन द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट जो नेहरू की स्पीच है, तो उस वो स्पीच बैकग्राउंड में चल रही है रेडियो पर, और सड़कों पर ये हिंसा हो रही है। नोआखली में जो हिंदुओं का जेनोसाइड है वो हो रहा है। जो माँ भारती का पात्र है, उसके हाथों पर उसका नाम बदलकर आयशा जहां किया जा रहा है। तो ये सिंबॉलिक वे में वो बहुत कुछ दिखा रहे हैं कि एक तरफ तो नेहरू की स्पीच चल रही है रेडियो पर, और सड़कों पर ये खून बह रहा है, भारत माँ के हाथों पर आयशा जहां लिखा जा रहा है। तो वो सिंबॉलिक वे में पार्टीशन को भी दिखा रहे हैं, माँ भारती के साथ में क्या हुआ वो भी दिखा रहे हैं, आज के समय में माँ भारती की हालत क्या है वो उस पात्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती जी का जो पात्र है, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों से इंस्पायर्ड या उनको दर्शाता है वो पात्र। उस पात्र को नपुंसक कर दिया गया है सरदार हुसैनी के पात्र के माध्यम से, जो शेख शाहजहां से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। तो वो भी, मिथुन चक्रवर्ती भी पहले पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कुछ कार्रवाई करने का प्रयास किया था, इस कारण से उनको फिर किस प्रकार से उनके गुप्तांग को काट दिया गया और पूरा पागल बना करके छोड़ा है। तो वो पात्र भारत के लोगों को दर्शाता है कि सिस्टम के कारण कैसे हताश हो गए हैं लोग, या उनके हाथों में कोई ताकत नहीं है, कुछ बोल नहीं पा रहे। उसकी जीवा भी काट दी गई थी, जला दी गई थी जीवा मिथुन चक्रवर्ती जी के पात्र की। तो भारत के लोग आज किस प्रकार से न्याय व्यवस्था के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे, पुलिस के पास जाने में भी कैसे उन्हें डर लग रहा है, तो हताश हो गए हैं, एक नपुंसक पात्र के रूप में वो दिखा रहे हैं। तो ये सिस्टम के अत्याचार भी उस पात्र के माध्यम से सिंबॉलिक वे में दिखाए जा रहे हैं। और फिर वही पात्र एंडिंग में कैसे जो शिवा पंडित का पात्र है उसको इंस्पायर्ड कर रहा है, और फिर वो सरदार हुसैनी के पात्र के साथ में जो भी होता है, बहुत भयानक सीन था वो। और उनके शाश्वत चैटर्जी, उन्होंने वो भूमिका निभाई है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस। ये वो एक काफी लंबे समय के बाद में एक ऐसा विलन का कैरेक्टर मैंने देखा है जो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है। और सर उसके माध्यम से एक जो ट्रेलर में भी आपने सीन देखा होगा, वो अपने बेटे का नाम तैमूर बता रहा है और कह रहा है कि देखना ये 2050 में जाकर के ये एक युवा प्राइम मिनिस्टर बनेगा भारत का, तो अब सेक्युलरिज्म की असली जीत होगी। वो जो सीन है हम्म। ना, वहां पर भी सिंबॉलिक वे में बहुत कुछ कहा है। यहाँ सरदार हुसैनी का पात्र उस सीन में वो बता रहा है कि कैसे हमारा भी खून शामिल है इस मिट्टी में, और हमने भी स्वतंत्रता के लिए हमने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है। तुम इंडिया गेट पर जाकर के देख लो, जो शहीदों के नाम है उसमें सबसे ज्यादा नाम देखने को मिलेंगे। और फिर डायरेक्ट एक्शन डे के समय एक कसाई ने मेरे पिता को मार दिया था, सरदार हुसैनी का पात्र ये कह रहा है। तो एक हम्म। निगेटिव कैरेक्टर के माध्यम से जो जो बातें बुलवाई है ना सर, वो हम्म। मतलब बहुत गजब का काम किया है वहां पर विवेक अग्निहोत्री जी ने। जो बातें आज बोली जाती है आज के समय में अपना कुछ हम्म। भी योगदान वगैरह दिखाने के लिए, तो हाँ, हाँ, हाँ। इनडायरेक्टली वो हमारा भी हिपोक्रेसी, खून शामिल है। तो यहाँ की इनडायरेक्टली मिट्टी वहां में पर, है। जी इनडायरेक्टली वहां पर वो तंज कसा है एक प्रकार से सार्कास्टिक वे में विवेक सर ने उस सीन के माध्यम से, तो बहुत ब्रिलियंट था। और साथ में वो ये भी कह रहे हैं अपनी पत्नी को, जब वो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ना सरदार हुसैनी, तो कह रहे हैं कि देखो मैंने इसको बुरखा नहीं पहनाया, तुमको क्या लगा कि हम केवल बुरखे में रखते हैं, और एक ही पत्नी है मेरी, ये जो बेटा है एक ही बेटा है, ज्यादा बेटे भी नहीं है। तो अपने आप को सेक्युलर दिखा रहा है, लिबरल वो दिखाने का प्रयास कर रहा है, अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहा है। तो ये बहुत सिंबॉलिक वे में एक तंज कसा है सार्केस्टिक वे में इन सब बातों के ऊपर। अच्छा, 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 अच्छा। लेकिन ये जो जिन्ना का कैरेक्टर ये डायरेक्ट एक्शन डे के माध्यम से पूरा दिखाया है या नहीं दिखाया है, या खाली क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अ, उसका सारा का सारा दोष जो है वो सोहरावर्दी के माथे पे मढ़ देते हैं और ये नहीं नहीं, दिखाते कि जिन्ना ने कितनी तगड़ी प्लानिंग की थी और काफ़ी पहले से प्लानिंग थी क्योंकि ये रिक्रूटमेंट वगैरह जो किया था इन्होंने आपके फ्रंटियर में जाके, तो वो अचानक तो होता नहीं है। क्योंकि कई लोगों का तो ये कहना है ना कि साहब कि जब 10 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नेहरू ने और उसमें उन्होंने ऐसी बात कह दी, तब जिन्ना ने कहा कि नहीं अब हम जो है वो शामिल नहीं होंगे और अब हम जो है वो हमें पाकिस्तान ही चाहिए और डायरेक्ट एक्शन होगा। ये सब वो नेहरू की जो 10 अगस्त की बेवकूफ़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये तो मैं मानता हूँ। लेकिन क्योंकि उसमें उन्होंने अपनी जो दिल की बात जो नहीं कहनी चाहिए किसी भी समझदार नेता को, वो कह दी। तो भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम सब कुछ मेजॉरिटी से डिसाइड करेंगे, अभी कुछ भी तय नहीं है। ये कहने की क्या ज़रूरत थी? जब होता तब देखते। लेकिन ये कह दिया तो जिन्ना को वैसे भी बड़ी मुश्किल से वो उसमें आया था। उसने कैबिनेट मिशन प्लान माना था, अब उसको बहाना मिल गया। तब उसने ये सब बातें करी। लेकिन 10 जुलाई से और 16 अगस्त तक
1 महीने 6 दिन में इतनी तैयारी नहीं हो सकती। क्या कहेंगे आप? मूवी कुछ बताती है इसके बारे में? सर इतने तारीख वाइज तो नहीं, पर हाँ, पार्टीशन से 6 वर्ष पहले, पार्टीशन से 4 वर्ष पहले, पार्टीशन से 2 वर्ष पहले, पार्टीशन से 10 वीक पहले, ऐसे कई सारी अलग अलग घटनाएं यहाँ पर हालांकि धीरे धीरे वे दिखाते जा रहे हैं। और जिन्ना की इन्वॉल्वमेंट ऑब्वियसली दिखाई है, कहीं पर भी क्लीन चिट भी नहीं दी गई। इवन फिल्म की शुरुआत में ही नेहरू के तो हालांकि ज्यादा सीन्स नहीं है, हालांकि विवेक सर ने कहा है, विवेक अग्निहोत्री जी ने, कि उन्होंने सीन्स शूट किए हैं। जो डेली फाइल्स लाने की उनकी अगली प्लानिंग है, मतलब 2 चैप्टर में इस फिल्म को वे बनाने वाले थे। एक तो द डेली फाइल्स बंगाल चैप्टर, जिसमें ये डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली के बारे में मुख्यतः फोकस होगा। और दूसरी फिल्म जो मेन द डेली फाइल्स रहेगी, वहां पर दिल्ली में क्या क्या पॉलिटिक्स चल रही थी, एडविना, माउंटबेटन, नेहरू, इन सब के बीच में क्या क्या पॉलिटिक्स हुई थी, वो द डेली फाइल्स के माध्यम से वे दिखाने वाले थे। तो नेहरू के साथ के सीन्स शूट किए हुए हैं, परंतु इस फिल्म में ज्यादा नहीं है। हालांकि जिन्ना के इन्वॉल्वमेंट को वो खुलकर दिखा रहे हैं कि उसके मन में जो हिंदुओं के प्रति घृणा है, गांधी और जिन्ना इनके बीच में सच में जो कॉन्वर्सेशन हुई थी, चर्चा हुई थी, उसको हूबहू उन्होंने फिल्म में उस प्रकार से ही रिक्रिएट किया है। जहां पर एक फोटो भी हम काफी देखते हैं, गांधी जिन्ना के गले में हाथ डालकर एक फोटो जो हमें देखने को मिलता है, तो वो सीन भी वो एग्जैक्टली उन्होंने फिल्म में रिक्रिएट किया है। वहां पर ट्रेलर में भी आपने वो सीन देखा होगा, जहां पर जिन्ना कह रहा है कि तुम तो एक लाखों भगवान को मानते हो, हम तो एक अल्लाह को मानते हैं। तो वो ट्रेलर में तो खाली एक डायलॉग सुनने को मिलता है, पर फिल्म में लगभग 10 मिनट की चर्चा वहां पर दिखाई है। तो काफी डीपली हिंदू फिलोसॉफी क्या है और अब्राहमिक मान्यताएं क्या है, उसके बीच में भी वो चर्चाएं दिखाई जा रही है। और जिन्ना उसी बोलचाल में यहाँ तक भी आगे जाकर के कहता है कि देखो, मैं जो कह रहा हूँ गांधी कैसे गलत है एकता को लेकर के, या फिर हिंदू फिलोसॉफी और जो अब्राहमिक मान्यताएं हैं वो उनमें कैसे डिफरेंस है, ये बताने के लिए जिन्ना स्वयं अंबेडकर, उनकी जो पुस्तक है पाकिस्तान के ऊपर, वो खुद भी रेफरेंस में देता है कि देखो, वो तो खुद अंबेडकर भी ये पुस्तक में ये कह रहे हैं, और तो फिर भी आप मान नहीं रहे। तो यहां तक वो गांधी को इस प्रकार से काउंटर कर रहे हैं। और इसके बाद में फिर सोहरावर्दी के माध्यम से कैसे ये सब बातें करवाई जा रही है, वो डायरेक्ट एक्शन डे का जो बिल्डअप है, जिस प्रकार से घोषणा की जाती है सोहरावर्दी के द्वारा, वो भी बहुत ही ज्यादा गजब का सीन था। उसके बाद में फिर आगे उसी हिंसा को गुलाम सरवर हुसैनी कैसे आगे कंटिन्यू कर रहा है, बाद में नोआखली में क्या क्या की जा रही है बातें, वो दिखाई जा रही है। और नोआखली का जो पार्ट है, वहां पर हिंदू महासभा का भी योगदान स्वतंत्रता में कैसे है, वो भी फिल्म में दिखाया गया है। एक नोआखली को जिस प्रकार से उन्होंने रिक्रिएट किया है, एक तरफ हिंदू महासभा का ऑफिस दिखाया है और उसके सामने कांग्रेस का कार्यालय दिखाया है, और कांग्रेस के कार्यालय में वही सफेद टोपी वगैरह, खादी वगैरह पहनकर लोग बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ हिंदू महासभा के जो राजेंद्र रॉय लाल चौधरी, उनका पात्र यहाँ पर वो दिखा रहे हैं, राजेंद्र लाल रॉय चौधरी। तो बहुत उनका उनकी भूमिका है ना, दिवेंदु भट्टाचार्य उन्होंने प्ले की है। बहुत ही ज्यादा गजब का परफॉर्मेंस। मुझे तो वो सीन देख करके आश्चर्य हो रहा था कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से है दिवेंदु भट्टाचार्य, और उन्होंने जो डायलॉग्स बोले हैं, मतलब हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी सर, कि बंगाल में उनको रहना है, कोलकाता में रहना है, पर जो डायलॉग्स उन्होंने बोले हैं हिंदुओं के गौरव के बारे में, हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में, डेमोग्राफिक चेंजेस के बारे में, ये सब बातें हिंदू महासभा के कार्यकर्ता, मतलब राजेंद्र लाल रॉय चौधरी, उनकी भूमिका निभाई है, तो उनके माध्यम से वो बातें दिखाई है। यहां तक वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यालय की तरफ उंगली करके कि देखो, ये बचाएंगे हिंदुओं को, वो खादी और सफेद टोपी में, और उनके हाथ में बंदूक दिखाई है। और जब गुलाम सरवर हुसैनी का पात्र सामने आता है, तो उस पर वो जिस प्रकार से बंदूक तान करके वहां पर जो चर्चा दिखाई है, और उसी सीन में जो बंगाल भारत का लाइट हाउस है, वो जो ट्रेलर में डायलॉग है ना, फिल्म में वो मोनोलॉग बहुत बड़ा है, लगभग शायद 3 या 4 मिनट का वो पूरा बता रहे हैं बंगाल की भूमि के बारे में, कि कितने महापुरुष इस भूमि ने भारत को दिए हैं। वो सीन तो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। कोई बंगाल से हो नहीं हो, कोई भी भारतीय उस सीन को देखेगा ना, तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है केवल बंगाल। तो वो एक मोनोलॉग बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया था। तो इस प्रकार से हिंदू महासभा का भी इन्वॉल्वमेंट वो दिखा रहे हैं। तो किसी भी बात को बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के, सब बातें जैसी भी हुई थी, जो जो हमें इतिहास में बातें पढ़ने को मिलती है, वो हूबहू फिल्म में रिक्रिएट किया गया है। गोपाल पाठक का पात्र कैसा दिखाया हाँ। गया? सौरव दास जो एक्टर है बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के, बहुत गजब की भूमिका सर, बहुत गजब की। मैं वही सेम बात जो दिव्येंदु भट्टाचार्य उनके बारे में कही, या शाश्वत चैटर्जी जिन्होंने सरदार हुसैनी की भूमिका निभाई है। हो सकता है कि पॉलिटिकल प्रेशर के कारण उनमें से कुछ लोग प्रमोशन वगैरह में ना दिखे हो, ऑब्वियसली उनको कोलकाता में भी रहना है, पर सर
फ़िल्म में जिस प्रकार के डायलॉग्स उन्होंने बिना हिचकिचाहट के अपना 100% दिया है, इन तीनों ही एक्टर्स ने, शाश्वत चैटर्जी, दिव्येंदु भट्टाचार्य और सौरव दास। बंगाली फ़िल्म इंडस्ट्री से होते हुए जो डायलॉग्स उन्होंने बोले हैं, जो बातें कही है, जिस प्रकार का परफ़ॉर्मेंस दिया है, अपना शत प्रतिशत इन तीनों ने दिया है। और सौरव दास गोपाल पाठक की भूमिका में दिख रहे हैं। उन्होंने तो खुलकर फ़िल्म को डिफेंड भी किया है। कुछ आर्टिकल्स वगैरह सर्कुलेट किए गए थे कि सौरव दास ने कहा है कि मुझे तो पता ही नहीं था फ़िल्म की स्क्रिप्ट क्या है। बस ऐसे ही हमारे अनजाने में ही फ़िल्म को पूरी कर लिया गया। अच्छा, मुझे केवल मेरा ऐसा भी होता है हाँ। नहीं, नहीं क्या? ऐसा ये सब झूठे झूठे आर्टिकल्स फैलाए गए थे। सौरव दास ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से उस एक आर्टिकल के नीचे कमेंट किया, वो मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाया था हमारे चैनल पर। वो कह रहे कि मैंने कब कहा ऐसे? मैंने तो ये बातें कही नहीं है। तो ये झूठ भी फैलाने का प्रयास किया गया लिफ्ट के इकोसिस्टम के द्वारा कि भाई फ़िल्म के एक्टर्स देखो अपने आप को दूर कर रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं था। पर सौरव दास उन्होंने तो खुलकर फ़िल्म का समर्थन किया है। परफॉर्मेंस भी गोपाल पाठक की भूमिका में बहुत गज़ब का है। उनको फ़िल्म की शुरुआत में जिस प्रकार से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, गोपाल मुखोपाध्याय एक ब्राह्मण परिवार से है, परंतु फिर कसाई क्या वो काम करते थे। उन्होंने कैसे सभी हिंदुओं को यूनाइट किया, चाहे वो मारवाड़ी हो, यादव हो। जो यादव समुदाय के लोग हैं वो पहले मना कर रहे थे, तो उनको कैसे वो एकजुट कर रहे हैं हिंदुओं को। मारवाड़ी लोगों से कह रहे हैं कि चलो आप हथियार नहीं उठा सकते तो एटलीस्ट आप पैसों से मदद करो हथियार खरीदने के लिए। तो हथियारों की वो पहले पूरी कैसे प्राप्त कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन से कारतूस वगैरह, गोलियाँ कैसे वो जमा कर रहे हैं। ये सारी उनकी जो प्लानिंग है वो दिखाई जा रही है। और जो मेन स्पीच है जहाँ पर वो हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं ना, वो तो भाई मतलब वो पूरे सर ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और जहाँ-जहाँ पर भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे, वहाँ जाकर के कैसे फिर वो उसका जवाब देते हैं, उसी भाषा में, जिस भाषा में वो समझ रहे थे, वो तो खुलकर सब बातें उन्होंने दिखाई है। एक सीन भी बहुत ही ज़्यादा भयानक था, जो मैंने जितना सुना, मैंने तो पढ़ा नहीं है, परंतु इंटरव्यूज़ वगैरह में ही मैंने सुना कि मजूमदार करके जो बाद में शायद आईपीएस ऑफिसर थे या मुझे पक्का याद नहीं, पर उनकी खुद की उन्होंने खुद बताई हुई अपने जीवन की घटना कि 17 वर्ष की आयु में उन्होंने देखा हुआ था कि जो कसाई घर थे, वहाँ पर नग्न हिंदू महिलाओं को वो हुक से टाँगा गया था उनके डेड बॉडीज़ को। वो सीन भी हुँ। यहाँ पर उन्होंने रिक्रिएट किया है। हालाँकि ऑब्वियसली वो कपड़े वगैरह थोड़े शरीर पर उनके दिखाए हैं महिलाओं के, परंतु एक पूरा ट्रक में भरकर हिंदू महिलाओं को कैसे वहाँ पर लाया जा रहा है, उनको फिर ट्रक पूरा उल्टा कर दिया जाता है, वो महिलाओं की डेड बॉडीज़ नीचे गिर रही है और उनको उठा करके फिर उस कसाई खाने में हुक्स पर कैसे लटकाया गया है उन लाशों को, ये सीन भी उन्होंने फ़िल्म में रिक्रिएट किया है। बाकी सड़कों पर जो लाशें गिरी हुई है, बहुत रियलिस्टिक लगता है वो सीन, बहुत, बहुत बढ़िया। और एक बड़ा सीन जो चल रहा है, कल से मैं देख रहा हूँ, वो गोपाल पाठक वर्सेस महात्मा गांधी। हाँ। वो सीन भी सर वहाँ पर जो बात हमने आज तक केवल सुनी हुई थी और वो भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं थी कि गांधी जी ने स्वयं ये बात कही थी गांधी के द्वारा कि हिंदू महिलाओं को कहा गया था कि अगर कोई आता है बलात्कार करने या तुमको मारने, तो तुम अपनी जिह्वा दबा लो या फिर अपनी नाक बंद करके अपना शरीर त्याग दो, हाँ, मर ये जाओ। तो कोटेड वो है उनकी, उनके अ, कलेक्टेड वर्क्स में है, उसको तो हाँ। कैसे डिनाई करेंगे। तो वो लाइन हूबहू एग्ज़ैक्टली वहाँ पर उन्होंने बोलते हुए दिखाया है। तो ये मेरे ख़्याल से पहली बार मेन स्ट्रीम में ये बात आई है। सोशल मीडिया पर चर्चा होती थी, परंतु कभी भी मेन स्ट्रीम में ये बात आई नहीं थी। तो ये इस फ़िल्म के माध्यम से पहली बार वो बात सामने आई है और वहाँ पर गोपाल मुखर्जी उनको बोलते हुए दिखाया है कि मैंने हिंदू महिलाओं को बचाने के लिए एक कील का भी उपयोग किया, एक सुई का भी उपयोग किया ना, वो भी मैं समर्पण नहीं करूँगा। कई सारे हिंदुओं से हत्यारों का समर्पण गांधी जी करवा रहे थे। तो वहाँ पर तो गोपाल पाठक स्पष्ट रूप से ना, खुलकर ये वो तो जब हिंदुओं ने बदला लेना शुरू किया तब वहाँ पहुँच गए तुरंत। हुँ, सुहरावर्दी ने उनको बुला लिया, वो भी सुहरावर्दी चालू था। उसको पता था कि साहब कि अब मामला उलट गया है, टेबल्स आर टर्न्ड। तब उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तो हम बुला लेते हैं गांधी जी को। तो गांधी जी पहले तो नहीं गए, लेकिन जब हिंदुओं ने जब बराबरी कर कर देने ली, लगे। बल्कि हुँ, ऐसा बताते हैं फ्रीडम एट मिडनाइट में, जो कहते हैं कि वो कहते हैं कि भई उन्होंने बाद में हिंदुओं ने जितने मारे थे उसको सूद समेत वापस किया। जी, जी। और ये जो वापस किया था या हिंदुओं ने जो प्रतिकार किया था या उत्तर दिया था, उसी का बदला एक प्रकार से नोआखली में लिया गया। इस बात को भी उन्होंने मेंशन किया है कि हिंदुओं ने जो उत्तर दिया है ना, तो उसका जो एक चिढ़ थी मन में गुलाम सरवर हुसैनी इन सब के मन में, तो उसका ही एक प्रकार से बदला फिर नोआखली में उन्होंने आगे जाकर के लिया। और नोआखली वाला जो सीन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा हृदयद्रावक है।
वहां पर रात के 12 बजे के 15 मिनट पहले से वो सीन शुरू होता है, पौने 12 बजे से। और वहां पर फिर सिमरत कौर, उनका जो यंग भारती का पात्र है, एक अमरजीत अरोड़ा करके एक सिख सिख पात्र भी उन्होंने दिखाया है। तो वो ही सबसे पहले आकर के माँ भारती की रक्षा के लिए सामने आ रहा है। तो एक प्रकार से सिख पंथ की भी शुरुआत किस प्रकार से हिंदुओं की रक्षा के लिए या फिर माँ भारती की रक्षा के लिए ही हुई थी, वो भी एक सिंबॉलिक वे में वहां पर वो दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले माँ भारती को जब ये जो ये भीड़, मुस्लिम लीग की भीड़ उनको मारने के लिए पीछे दौड़ रही होती है, तो उसके बाद में सबसे पहले ये कैसे सामने आकर के हथियार के साथ खड़ा हो रहा है अमरजीत अरोड़ा का पात्र, तो वो भी एक सिंबॉलिक वे में ही दिखाया जा रहा है सिखों के बारे में। तो उस पौने 12 बजे रात का जो सीन है, तो वहां पर वो कह रहे हैं माँ भारती से कि देखो अभी भारत स्वतंत्र होने वाला है, अब भारत में कोई दंगे नहीं होंगे, कोई कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं होगी। तो कितना हम एक स्वतंत्र भारत में अगली कल की सुबह हम देखने वाले हैं। इस प्रकार से वो बड़ी आशादायी इस प्रकार की वो चर्चा कर रहे होते हैं। और फिर सामने सड़कों पर दिए जलाए जा रहे हैं, लोग एकत्रित हो रहे हैं स्वतंत्रता का उत्सव मनाने के लिए। और उसी समय फिर गुलाम सरवर हुसैनी का पात्र आ रहा है, माँ भारती के उस यंग भारती के पात्र को घसीट कर लाकर फिर कपड़े आधे उतार कर फिर कैसे उसके हाथों पर आयशा जहां नाम वो वहां पर गूंद रहा है, ठीक रात को 12 बजे, और बैकग्राउंड में नेहरू की वो स्पीच चल रही है। तो वो बहुत ही ज्यादा भयावह और हृदयद्रावक सीन था। और गांधी के बारे में आपने जो बात की, देखिए फिल्म में कहीं पर भी गांधी जी के पात्र को ऐसे कोई जानबूझकर कोई निगेटिव शेड देने का प्रयास किया हो, ऐसे डायरेक्टली कहीं पर दिखेगा नहीं। जो बातें कही गई है ऑफिशियली है वही बातें बुलवाई जा रही है, पर इनडायरेक्टली जो विरोधाभास है ना, एक तरफ तो हिंसा चल रही है और दूसरी तरफ उसके अगले ही सीन में गांधी वैष्णव जन तो तेनेरे कही है, ये भजन बुलवा रहे हैं लोगों से। तो ये जो विरोधाभास है ना, उसके माध्यम से जो अहिंसा की बातें की जा रही थी, वो कैसे खोखली थी पूरी तरीके से, ये इनडायरेक्टली दिखाया जा रहा है। डायरेक्टली भले ही ना कही गई हो ऐसी कुछ बातें, परंतु इनडायरेक्टली बहुत कुछ जो अहिंसा की खोखली बातें हैं, उनको एक प्रकार से काउंटर किया या एक्सपोज किया गया है फ़िल्म में। और जो वैष्णव जन तो तेनेरे का ये सीन है, उससे ठीक पहले वाला जो सीन है, वहाँ पर राजेंद्र लाल रॉय चौधरी, हिंदू महासभा के कार्यकर्ता जो थे, उनको किस प्रकार से मारा जा रहा है गुलाम सरवर हुसैनी के द्वारा, वो भी उन्होंने दिखाया है, जो कि सच में वो घटना हुई थी। राजेंद्र लाल रॉय चौधरी, उनको मार करके उनकी दोनों बेटियों को सेक्स स्लेव बनाया गया था गुलाम सरवर हुसैनी के द्वारा। तो वो बात भी वो दिखा रहे हैं कि दुर्गा पूजा का सीन है, घर में सब एक प्रकार से उत्सव मना रहे थे राजेंद्र लाल रॉय चौधरी जी के। और फिर घर की जितनी भी महिलाएं हैं, उनको किस प्रकार से उनके साथ बलात्कार आदि हो रहे हैं। और बाद में फिर उनको पकड़कर जो बलि वेदी होती है, जहाँ पर बलि दी जाती है ना, उस पर उनका सर रख करके वो सीन्स पूरा विजुअली दिखाया है कि कैसे उनको मारा है। वो बहुत भयानक वो सीन था। और जैसे ही उनको मारा जाता है राजेंद्र लाल रॉय चौधरी को, उसके अगले ही सीन में तुरंत फिर गांधी जी आश्रम में बैठे हुए हैं, आजू-बाजू में लोग बैठे हैं और वहां पर वैष्णव जन तो तेने रे कहिए भजन गाया जा रहा है। हालांकि उस सीन में भी एक हिंदू महिला वहां पर आकर के अपनी पीड़ा बता रही है कि कैसे उसके साथ बलात्कार किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा, कैसे लोग उनके पूरे के पूरे परिवार को मार दिया गया। अपने हाथ में केवल उसके पति की हड्डी उसके हाथ में होती है, जो गांधी को दिखा रही है कि ये केवल मेरे पास में अभी बचा है परिवार के नाम पर, मेरे पास और दूसरा कुछ भी नहीं है। तो ये तो मैंने सर केवल कुछ-कुछ बातें बताई है, फ़िल्म में तो इससे भी बहुत कुछ ज़्यादा है सर, बहुत बहुत डिटेलिंग में सब बातें दिखाई गई है। ये भी है। उसके बाद भी उसका प्रतिकार जो है बिहार में लोगों ने लिया था। तब नोआखाली में जब ये सब हो रहा था, तब तक नेहरू जी जो थे, वो प्रीमियर बन चुके थे। जो डिप्टी चेयरमैन जो वाइसरॉयज़ काउंसिल, जिसको वर्चुअल प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है, वो बन चुके थे तब तक। 2 सितंबर को उन्होंने कार्यभार ग्रहण कर लिया था। नोआखाली में उन्होंने कहा हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? ये लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकार का मामला है। और जब उसका प्रतिकार बिहार में हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वो इंडियन एयर फ़ोर्स से बॉम्ब बरसाऊँगा। और एक नगर नौसा नाम की एक जगह पे उन्होंने मद्रास रेजिमेंट से गोली चलवा के 400 किसानों को मरवा दिया। ये है हाँ। असलियत कांग्रेस की। जी, जी। और उसके बाद भी शायद उन्होंने कहा था कि अगर इसका प्रतिकार कुछ हिंदुओं ने किया तो मैं वहाँ पर बॉम्ब या बरसाएँगे, ऐसा कुछ हुआ था शायद, मतलब मुझे हाँ, पक्का। हाँ, वो हाँ। रिकॉर्ड में है कि मैं जो है वो इंडियन एयर फ़ोर्स से बॉम्ब बरसाऊँगा हाँ, मतलब हिंदू दंगाइयों के प्रतिकार भी ऊपर। ना करे, इतने हिंदुओं को मारने के बाद में वो प्रतिकार भी ना करे, ये भी प्रतिकार तो
आपको ध्यान है ना, कलकत्ता में 15 अगस्त 1947 को वहाँ गांधी जी को तैनात कर दिया था कि भाई हिंदुओं को रोको, नहीं तो हिंदू सबको खत्म कर देंगे यहाँ पे। कोलकाता जो है वो आ गया है इसमें, क्या बोलते हैं, भारत में। तो जहाँ वो रुके थे हैदरी मंजिल पे, तो वहाँ पे वो मुसलमान का इलाका था। तो उसको इतना डर लगा कि अपनी सुरक्षा करने के लिए गोपाल पाठा को बुलवाया गया, और फिर अच्छा। गोपाल पाठा ने उनके सामने शर्त रखी कि आप हमें कहीं किसी बात पे रोकोगे टोकोगे नहीं, और कह रहे कि साहब कि उनके आदमी वहाँ पे बाकायदा राइफल लेके तैनात हुए, तब गांधी जी की जान में जान आई। ये अरे थे वाह! हमारे अहिंसा के पुजारी। सर ये फ़िल्म के एंडिंग में एक सीन है, जो पल्लवी जोशी जी का अभी के वर्तमान के समय का माँ भारती का जो पात्र है, जो लगभग 100 वर्ष की आयु हो चुकी है, वो फ़िल्म के एंडिंग में आकर के शिवा पंडित के हाथों में एक फ़ाइल दे रही है, दिल्ली फ़ाइल। तो मेरे ख्याल से इसका जो अगला चैप्टर, पहले जो द डेली फाइल्स बंगाल चैप्टर में जो बंगाल में हुआ वो दिखाया गया है। अभी आपने जो बातें कही ना कि नेहरू ने उस समय क्या बिहार में कैसे मरवा दिया गया, या बम बरसाने की जो बातें, या और भी एडविना माउंटबेटन, इन्होंने जो जो बातें उस समय क्या-क्या पॉलिटिक्स चल रही थी, वो मेरे ख्याल से अगर ये फ़िल्म सफल होती है द कश्मीर फाइल्स की तरह, तो वो सब हमें शायद अगले इसके चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो मैं तो हृदय से चाहता हूँ कि वो अगला चैप्टर बने, और जो-जो बातें इस फ़िल्म में दिखाना रह गई है, जो भी पॉलिटिक्स इन बैकग्राउंड में चल रही थी, वो सब बातें आनी चाहिए। और किस प्रकार से फिर गोडसे के द्वारा गांधी को मारा जाना, और उसके बाद में कैसे नेहरू अपने आप को उनका उत्तराधिकारी बता करके एक बहुत लार्जर देन लाइफ इमेज क्रिएट कर दी जाती है गांधी जी की। तो वो बातें भी पूरी पॉलिटिक्स सामने आनी चाहिए। तो वो मेरे ख्याल से द डेली फाइल्स के माध्यम से दिखाया जा सकता है। तो उसके लिए तो इस फ़िल्म का सफल होना आवश्यक है, तभी वो अगला पार्ट बन पाएगा। बिल्कुल, 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 ऐसा ही होगा। तो चलिए, बहुत अच्छी आपने विवेचना की, और मैं सोचता हूँ कि अब मुझे भी जल्दी देखनी पड़ेगी, और जो लोग देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, वो भी दी बंगाल फाइल्स जल्दी देखेंगे। इसमें बिल्कुल। इसका प्रोडक्शन और बजट जो है, इससे कश्मीर फाइल्स की क्या तुलना करेंगे? उसकी अपेक्षा तो बहुत बजट ज़्यादा है सर। यहाँ पर आप जब फ़िल्म देखेंगे तो देखना, बंगाल जो डायरेक्ट एक्शन डे का जो दिन है, वहाँ पर जो गिद्ध आदि मंडरा रहे हैं, वो उन्होंने सीजीआई से क्रिएट किए हैं, पर वो बहुत रियलिस्टिक लगते हैं। तो वो भी, हालाँकि उसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं थी, वो कुछ एक इमेज दिखा कर के भी काम चल सकता था उनका, कि जस्ट उस समय की वो इमेज दिखा दी, पर उन्होंने वो पूरा रिक्रिएट किया है। और यहाँ पर बंगाल में, उन पश्चिम बंगाल में उनको फ़िल्म शूट नहीं करने दी थी। इस कारण से जो पूरा का पूरा 1946 को उन्होंने जो रिक्रिएट किया है, उसको पूरे सेट उन्होंने सच में बड़े-बड़े सेट लगाए, पूरा विलेज उन्होंने तैयार किया है। तो काफ़ी बड़ा भव्य ऐसा सेट उन्होंने लगाया हुआ है। तो प्रोडक्शन वाइज़ बजट इस बार काफ़ी ज़्यादा है। हालाँकि फिर भी जो बॉलीवुड की फ़िल्में होती है, 100, 150, 200, 250, पता नहीं कुछ भी बजट बता देते हैं, वैसा तो नहीं है। द हुँ, कश्मीर फाइल्स का बजट 15 करोड़ था, और इसका बजट 30 से 35 करोड़, विवेक अग्निहोत्री जी ने बताया कि 30 से 35 करोड़ इसका बजट है। तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, कश्मीर फाइल्स से जस्ट 2 गुना ही है, परंतु उसको पूरी तरीके से उन्होंने यूटिलाइज़ किया है, ये दिखता है कि इतना कम, ति 35 करोड़ भी बॉलीवुड की फ़िल्मों की तुलना में तो बहुत कम बजट है। तो फिर भी बॉलीवुड विजुअल, की फ़िल्मों में तो खाली बकवास सेट लगाने में ही पता नहीं कितना खर्चा कर देते हैं। मुझे तो वो पूरा मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम लगता है। हाँ सर, इनके बजट और कलेक्शन दोनों पर ही भरोसा नहीं होता, कुछ भी काल्पनिक ही चलता रहता है इनका। तो आप कल देखने गए थे, परसों देखने गए थे? परसों रात को देखी सर मैंने। अच्छा, वो स्पेशल स्क्रीनिंग रही होगी। हाँ, यहाँ पर हुई थी स्क्रीनिंग, तो मैं गया था वहाँ देखने के, बुलाया था, तो मैं तभी फ़िल्म देखी थी, और रात को तो मैंने आते ही, रात को 2:30 बजे ही मैंने गाड़ी में बैठ कर के वीडियो डाल दिया था, क्योंकि जो इमोशंस थे ना, उनको वैसा का वैसा तुरंत शेयर करना था। अच्छा, ये बताइए कि पब्लिक रिस्पॉन्स कैसा है? सर, जितने भी लोग वहां पर थिएटर में थे, कई बार तालियां थिएटर में बजी, और विशेषतः गांधी, उनके जब वो बातें कही ना कि हिंदू महिलाओं को कैसे अपने आप को मार देना चाहिए, आपने समाप्त कर देना चाहिए, उस सीन के समय तो थिएटर में सभी एकदम शॉक में थे। ऐसा, इस प्रकार के रिएक्शंस लोग दे रहे थे कि ये तो बहुत गलत हुआ। और सबसे ज्यादा तालियां है ना, गोपाल मुखर्जी, उनके सीन पर बजी, जब वो स्पीच दे रहे होते हैं तो लिटरली सब लोग तालियां बजा रहे थे। और इसके बाद में एंडिंग में पल्लवी जोशी जी का पात्र जब कहता है कि बापू गलत थे,
बापू गलत थे जिन्होंने अहिंसा की बातें कही। तो अगर मैंने उस समय गुलाम सरवर हुसैनी को मार दिया होता, तो ये सब होता ही नहीं। नोआखली का इतना बड़ा जो जेनोसाइड हुआ वो भी नहीं हो पाता, वो नहीं होता। तो हथियार उठाना भी आतताइयों के सामने कैसे आवश्यक है। तो बापू गलत है, ये लाइन जब निकलती है ना उनके मुँह से, पल्लवी जोशी जी के, तो थिएटर में तालियाँ बज रही थी सर लिटरली। तो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे बापू गलत है ये बात जब कही गई थिएटर में। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। अच्छा, तो इस पर जो आलोचना हो रही है, जी, जी। जैसे एनडीटीवी में भी इसकी आलोचना हुई कि साहब कि वो बड़े मार्मिक दृश्य है, बड़े ही नृशंसता बहुत अधिक दिखाई गई है, ये सब बातें हो रही हैं। ग्रूसम बोला जा रहा है इनको। हुँ, हुँ, हुँ। और य केवल एनडीटीवी का तो मैंने नहीं पढ़ा, पर दूसरे भी कुछ पोर्टल के मैंने 1-2 पोर्टल के पढ़े, तो बड़ा माइनॉरिटी को विलेनाइज़ किया जा रहा है, इस प्रकार की कुछ शब्द मैंने पढ़ने में आए 2-3 आर्टिकल, एक मेरे सामने सुबह आर्टिकल आया था फेसबुक पर, तो ये बातें तो की जा रही है। हालाँकि फिर भी इस बार मैंने देखा कि सर परिवर्तन तो हुआ है, द कश्मीर फाइल्स के कारण लोग जो बातें समझ रहे हैं, तो उस समय जितना विरोध हुआ था ना डायरेक्टली जो इस बार वैसा नहीं देखने को मिला सर। इस बार मुझे लगता है कि काफ़ी लोग ये जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, वो समझ रहे हैं और एक्सेप्ट करने के लिए भी थोड़े से तैयार हुए हैं सर। तो पिछले 2-3 वर्षों में तो काफ़ी परिवर्तन अवश्य आया है। पहले तो तानाजी फ़िल्म को भी इस्लामोफोबिक कह देना, कश्मीर फाइल्स के समय तो कितना-कितना आर्टिकल और कितने-कितने विरोध हुए थे। इस बार तो काफ़ी ना के बराबर मुझे विरोध दिख रहा है, तो लोगों के विचारों में परिवर्तन तो आ रहा है। ये थोड़ा-सा बॉलीवुड की भी चर्चा कर लेंगे कि बॉलीवुड की आखिरी हिट फ़िल्म कौन-सी थी? आखिरी हिट फ़िल्म सर छावा ही थी। जो जेन्युइन हिट हम कह सकते हैं ना वो छावा ही थी। और सैयारा भले ही ये दिखा दे कलेक्शन, वो मेरा तो उस उन कलेक्शंस पर विश्वास नहीं है और जो रोने-धोने की जो हुँ, वीडियोज़ वायरल कराए गए, वो मेरे अनुसार केवल पीआर वालों की नौटंकी थी। किसी एक सामान्य व्यक्ति को जो अपने परिवार को उसको ध्यान देना है, 8 से 9 से 5 जॉब पर जाना है, वो थिएटर में जाकर के कॉलेज के लड़के-लड़कियाँ भी इतने सर पागल नहीं हैं, वो मेरे अनुसार पैसों के द्वारा करवाई गई नौटंकी थी, उसके अलावा कुछ नहीं था वो। तो वो शायद उनको हुँ। दिखाना होगा कि हाँ, सच में लोग पागल हो गए हैं फ़िल्म के लिए। तो उसका तो नहीं, वो उसके अगले ही सप्ताह महाअवतार नरसिम्हा ने आकर के उस वो पूरे उस पर पानी फेर दिया था सर। तो वो तो हाँ, वो तो एनिमेशन फ़िल्म थी, उसके बाद हाँ, भी उसके बाद भी 300 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन करना एक एनिमेटेड फ़िल्म के लिए बहुत, बहुत बड़ी बात है सर। और जो इतना नौटंकियाँ पीआर के द्वारा रोने-धोने की करवाई गई थी, वो सब सब हुँ, पर उनके पानी फिर गया। उसके बाद में तो कितनी बड़ी-बड़ी फ़िल्में आई। धड़क 2 आ गई और धड़क 2 के बारे में अगर आपको बताऊँ सर, इतनी इतनी वो जिस फ़िल्म का रीमेक है, तमिल फ़िल्म है परियरूम पेरुमल, हुँ, मारी सेल्वराज उसका डायरेक्टर है और पारंजित प्रोड्यूसर है। अब मैंने ये बातें कई बार बताई हुई है, उदयनिधि स्टैलिन ने जब वो सनातन धर्म को इरेडिकेट करने की बात कही थी, वो राइटर्स एंड डायरेक्टर्स का एसोसिएशन था कोई, वहीं पर ये बात कही गई थी, उदयनिधि स्टैलिन के द्वारा। तो उस स्पीच के बाद में उदयनिधि स्टैलिन के ये मारी सेल्वराज, पारंजीत, वेट्रीमारन वगैरह तमिल फ़िल्म इंडस्ट्री के बड़े-बड़े सेलिब्रिटी डायरेक्टर्स ने सामने आकर के उसका समर्थन किया था कि भाई हम तो इसको खुलकर समर्थन करते हैं। कुछ ने तो अपनी फ़िल्मों की क्लिप वगैरह डालकर बताया था कि देखो हम तो इसी विचारधारा को प्रमोट भी करते हैं अपनी फ़िल्मों के माध्यम से। तो ऐसे डायरेक्टर की जो फ़िल्म थी परियरूम पेरुमल, उसको बॉलीवुड ने रीमेक बनाया धड़क 2 नाम से। हालाँकि वो तो हुँ। अपने बजट का आधा पैसा भी रिकवर नहीं कर पाई, जनता ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया उस फ़िल्म को। तो वो दिख रहा है जनता बॉक्स ऑफिस पर जवाब दे रही है सर, ऐसी बात नहीं है। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप और आगे भी बताया जा रहा है कि ये फ़िल्में जो हैं वो सनातन थीम से काफ़ी बनने लगी हैं। हाँ, बन तो रही है सर, लेकिन डर लग रहा है। ये जो रामायण पर फ़िल्म आ रही है रणबीर कपूर की, कास्टिंग वगैरह गलत है, ये तो अलग विषय हो गया। सनी देओल उनकी भी कास्टिंग हनुमान जी के रूप में, उनकी आयु काफ़ी है, जो शरीर की मूवमेंट जो स्फूर्ति होनी चाहिए शरीर में, पता नहीं वो दे पाएँगे, नहीं दे पाएँगे। रणबीर कपूर की भी आयु बहुत ज़्यादा है, वो कहीं से भी यंग रोल में उनको दिखाने के लिए डी-एजिंग वगैरह करना पड़ेगा। तो वो कास्टिंग तो अलग बात हो गई, पर उससे भी ज़्यादा भयानक जो मुझे बात लग रही है, वो इसके मेकर्स की जो मेंटालिटी है। 1 वर्ष पहले इसका जो कास्टिंग डायरेक्टर था रामायण का,
उसने एक पॉडकास्ट में जाकर के ये बात कही थी कि रावण भी तो अपनी साइड से सही था, दोनों अपनी साइड से सही थे। रावण ने तो बदला रिवेंज लेना था उसको, वो तो अपनी बहन के बहुत प्यार में था। ये हूबहू एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड में बता रहा हूँ, ये उसके कास्टिंग डायरेक्टर ने बात कही थी। और ऑफिशियली जो रामायण फिल्म का इंट्रोडक्शन वीडियो उन्होंने अभी जारी किया था पिछले महीने या 1 डेढ़ महीना हो गया तब, उसमें तो रावण के साथ में ही रिवेंज और पावर इन 2 शब्दों को जोड़ा है। तो अमी गणात्रा जी के साथ में तो आपकी बहुत कई बार चर्चा होती है, वहाँ पर आपने इतना जो प्रयास किया है इस नैरेटिव को काउंटर करने का, पर सर अभी भी लगता है कि बॉलीवुड नहीं सुधरना चाहता शायद, वो अभी भी वही रिवेंज वाले रावण को ह्यूमनाइज़ करना या ग्रे शेड्स देना, अभी भी शायद वो ये करने जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा भयानक होगा सर। चलो कास्टिंग वगैरह भी वो एक्टर्स हैं, उनको तो पैसे जहाँ से मिलते हैं वो अपने मुँह चेहरे बनाना है। पर ग्लोबल लेवल पर ये कह रहे हैं कि 4000 करोड़ के बजट के साथ हम बनाने जा रहे हैं फ़िल्म। तो आप सोचिए कितना बड़ा नुकसान करेगा अगर इस प्रकार से रावण को ग्रे शेड्स में दिखाएँगे या ये जस्टिफाई करने का प्रयास करेंगे कि रावण भी अपनी जगह पर सही था। ये ज़्यादा मुझे डर लग रहा है इन बातों का। जी। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं और सभी से आह्वान करते हैं कि वो इस फ़िल्म को अवश्य देखें। और प्रतीक जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद सर।